हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी डॉक्टर अंशु चौरन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो सबसे पहला अब नया लेसन है, टॉपिक है अपना बेसिस। तो बेसिस में हम करेंगे सबसे पहले डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन आप ध्यान से कीजिए। अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर हो जाती हैं तो क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट है, इफ वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस देन ए सेट ऑफ वेक्टर्स बी, सेट ऑफ वेक्टर्स है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, इज ए बेसिस। कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स है वो बेसिस कब बनेगा? फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं? इंडिपेंडेंसी वो आप लास्ट लेसन में कर चुके हैं। तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है फर्स्ट। और सेकंड, बी स्पान्स वी, मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी अगर हम उसको लिखें तो पूरे का पूरा वी आ जाना चाहिए। ठीक है। और इसको आप कैसे बोल सकते हो? एवरी एलिमेंट ऑफ वी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब बी के एलिमेंट्स को लिखकर हम वी को ढूंढ सकते हैं। इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। या फिर वी का हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये दो कंडीशन है अपने पास, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एल ऑफ बी इज इक्वल टू वी होना चाहिए। ठीक है। जैसे भी होगा, अब क्वेश्चन इसमें डेफिनेशंस हैं। पहले कुछ डेफिनेशन को आप पेशेंटली सुनेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे जो CSIR में पिछले एग्जाम्स में आए हैं। नेक्स्ट एक नोट है आपके पास, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम VF। मीन्स जितने भी वेक्टर्स अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेंगे तो वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? वो बेसिस में आ जाएंगे। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं लार्जेस्ट। तो बेसिस जो है हमारा लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का लार्जेस्ट सेट है वो। ठीक है। सो ये भी डेफिनेशन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम VF। ओके। नेक्स्ट इज फाइनाइट डायमेंशनल और फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। अब ये कौन सा होता है? ए वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सेट दिस फ्रॉम V सच दैट L of S इज इक्वल टू V। मीन्स V को फाइनाइटली जनरेटेड कब कहेंगे? जब उसका जो जिन वेक्टर्स से वो जनरेट हो रहा है वो फाइनाइट है। बस सिंपल सा है, जो डेफिनेशन में था वही है कि अगर V को जनरेट वाले जो वेक्टर्स हैं अगर वो फाइनाइट हैं तो वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोट है आपके पास, ए वेक्टर स्पेस VF विच इज नॉट फाइनाइट डायमेंशनल इज इनफाइनाइट डायमेंशनल। ये तो क्लियर है, अंडरस्टूड है। वैसे भी जो फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है। नेक्स्ट फिर से एक रिजल्ट है आपके पास, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस। जितने भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसके पास बेसिस पक्का होगा। ठीक है। इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही रिजल्ट। नेक्स्ट है, इनवेरियंस ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ए बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आप ध्यान रखेंगे यहाँ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की यहाँ बात हो रही है। लास्ट रिजल्ट भी इसी पे था, फाइनाइट पे, और ये भी इसी पे है। तो रिजल्ट है, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एवरी बेसिस। पहले तो आपने बेसिस ढूंढे हैं और जितने भी इसके बेसिस होंगे उसमें जो नंबर ऑफ वेक्टर्स है वो ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है। अगर एक बार ये 5 से जनरेट हो गया तो अगली बार ये 5 से ही होगा। मतलब नंबर ऑफ बेसिस जो है वो ऑलवेज इसके सेम रहेंगे। प्रूफ इसका भी हम नहीं करेंगे यहाँ। एग्जाम्पल इसका एक हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज हम VNF लेके चलते हैं। VNF नोटेशन आई थिंक आपको क्लियर होगी अब। n टप्पल्स हैं ओवर द फील्ड F। तो अगर हम ये लेके चलें VNF तो आपके पास इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? n टप्पल्स वाले, A1 A2 अप टू सो ऑन AN। और यहाँ AIs की अगर बात करें तो सारे के सारे कहाँ से आए हैं? आपके फील्ड से आए हैं। ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? अगर हम बेसिस ढूंढने की कोशिश करें यहाँ, सो इसको आप लिख सकते हो A1 1 0 0 0 अप टू सो ऑन 0 प्लस अगला कहाँ से आएगा? A2 0 1 0 0 0। अब अगला ऐसे ही लास्ट वाला जो आपके पास आएगा वो आएगा AN 0 0 0 अप टू सो ऑन 1। तो ये n थे तो n ही यहाँ पर आएंगे, तो सब में सेम वेक्टर्स रहेंगे। ठीक है। बस यही ऊपर वाला आपका रिजल्ट था जो आपको यहाँ देखना था।
तो अगर इसके बेसिस की बात करें, Vn के बेसिस की यहां बात करोगे तो बेसिस में कौन कौन आया, 1 0 0 0। अगर यहां पर हम बेसिस लिखना चाहें तो बेसिस ऑफ Vn, ठीक है, ये नोटेशन ऐसे याद करेंगे, बेसिस ऑफ Vn। तो कौन कौन बने इसके बेसिस, इसके बेसिस में एलिमेंट्स आएंगे आपके पास 1 0 0 0 0, नेक्स्ट है आपके पास 0 1 अप टू सोन 0 और अप टू सोन करके आप लास्ट वाला एलिमेंट लिख सकते हैं 0 0 0 अप टू सोन 1। तो ये इसके बेसिस आ गए और आप यहां इजीली देख सकते हैं कि सब में नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके पास सेम है। अब ये 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहें, डेफिनेशन कहें, वो और हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। बेसिस निकालना, किसी गिवन वेक्टर स्पेस के बेसिस निकालना, उसकी डायमेंशन निकालना, ये सब कैसे निकालना है ये हम बाद में सीखेंगे। पहले ये 1-2 रिजल्ट हैं, कैसे ढूंढना है, स्टेप्स हैं, वो आप यहाँ ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। तो यहाँ है स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF। हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस को कैसे ढूंढना है उसके स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे आप। नेक्स्ट है वी राइट V एज सेट ऑफ एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू राइट इट ओवर F। जैसे अभी हमने किया था VNF में A1 A2 AN दे रखे थे, फिर हमने देखा था कि उसको कैसे लिखना है, लीनियर देखा आगे, देन री राइट इट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स वेक्टर्स फॉर ईच आर्बिट्ररी कांस्टेंट ओवर F। फील्ड से आर्बिट्ररी कांस्टेंट उठा के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था, ठीक है। नाउ द वेक्टर्स इन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, नाउ द वेक्टर्स इन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म स्टैंडर्ड बेसिस। तो वो स्टैंडर्ड बेसिस बना देंगे। जैसे लास्ट वाले में हमारा बनाया था 1 0 0 0 0 1 0 0, ये क्या थे हमारे उसके स्टैंडर्ड बेसिस थे, ठीक है। तो बाकी आपको ये स्टेप्स एक बार बताए हैं, आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें आपको। अभी तक हमने सीखा है बेसिस निकालना, ठीक है। अब नेक्स्ट है डायमेंशन, क्या होती है वेक्टर स्पेस की, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज नोन एज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। जितने भी बेसिस में एलिमेंट हैं वो कितने हैं, वो उसके क्या हो जाएंगी, वो उसकी डायमेंशन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस, किसी एक बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी डायमेंशन बन जाएगी, ठीक है। नोटेशन आप देख लेंगे यहाँ से, डायमेंशन ऑफ V लिखेंगे या फिर आप ये लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ V। ये आपको पता है, ये वाली नोटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए होती है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ V। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक्सटेंशन थ्योरम। सो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF इज आइदर ए बेसिस ऑफ VF और इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ VF, ठीक है। एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है कि जो भी आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सेट है, या तो वो बेसिस बन जाएगा, और अगर वो बेसिस नहीं बनेगा तो हम उसमें कुछ वेक्टर्स को ऐड करेंगे जो उससे लीनियरली इंडिपेंडेंट भी रहेंगे ऑब्वियसली। तो वो क्या बन जाएंगे, वो हमारे बेसिस बन जाएंगे। कुछ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो गिवन वेक्टर्स हैं उनसे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, अगर वो उसमें ऐड करेंगे तो वो क्या बना देंगे, वो बेसिस बना देंगे। या तो ये सेट ही बना देगा या फिर इसमें कुछ जोड़ देंगे, वो बेसिस बना देंगे, ठीक है। ये एक्सटेंशन थ्योरम है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट है, उसी में से क्रोलरीज आई हैं ये एक्सटेंशन थ्योरम से, दोनों ही एक्सटेंशन थ्योरम में से आई है। इफ VF इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम VF, ठीक है। तो आपने बताना है कि ऑर्डर ऑफ S कितना होगा, मीन्स S में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए, आपको अच्छे से पता है, जैसे अभी जो एक्सटेंशन थ्योरम की थी, या तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बेसिस बनाएंगे या फिर उनको बढ़ा के हम बेसिस बना सकते हैं। इसका मतलब जो S का जो ऑर्डर है वो n या n से छोटा ही रहा होगा, क्योंकि बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मीन्स बेसिस में n वेक्टर्स हैं। बेसिस में n है तो इसका मतलब ये जो S है इससे कम रहा होगा या इसके इक्वल रहा होगा, तभी तो इसको बढ़ा के इस रिजल्ट को अगर यहां से पढ़ोगे कि S के पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो या तो इसको बढ़ा के हम डायमेंशन n डायमेंशन बना सकते हैं, और या फिर ये खुद ही डायमेंशन बन जाएगा। तो इसलिए S में कितने वेक्टर्स होंगे, लेस देन और इक्वल टू n होंगे अपने पास, ठीक है। सिर्फ उसी को पढ़ने का तरीका चेंज किया है, अदरवाइज वही सेम है अपने पास।
नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ VF इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड इफ S इज सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम VF सच दैट L ऑफ S इज इक्वल टू V। तो आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ S कितना होगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा, और ये भी आपकी उसी की क्रोलरी है जो आपने अभी जो थ्योरम की थी उसकी एग्जिस्टेंस थ्योरम है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपके पास, अब हम सीखेंगे स्टैंडर्ड बेसिस और डायमेंशन निकालना किसी भी गिवन वेक्टर स्पेस के, ठीक है। तो सबसे पहला लेके चलते हैं हम, सपोज आपके पास वेक्टर स्पेस दे रखा है F ओवर F, तो इसके स्टैंडर्ड बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे और इसकी डायमेंशन कितनी होगी ये हमें पता करना है, ठीक है। सो F ओवर F कैसे लिखते हो इसको, पहले इसको लिख के देखें। सो इसमें कोई भी एलिमेंट है A इंटू 1 ऐसे करके लिख सकती हूं मैं इसको, और A बिलोंग्स टू द फील्ड, ठीक है। जैसे पिछला लिखा था हमने A1 A2 AN वाले आए थे, सो फिर उसको A1 इंटू 1 0 0 करके लिखा था। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट था, तो A इंटू 1 A बिलोंग्स टू द फील्ड F, ठीक है। तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना आया अपने पास, सिर्फ एक ही आया। तो यहां से अगर स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें, स्टैंडर्ड बेसिस इसके कौन हो गए, सिर्फ 1, ठीक है। और अगर आप यहां से इसकी डायमेंशन की बात करोगे, तो डायमेंशन अगर इसको V का नाम देते हो, V इज इक्वल टू F ओवर F, सो डायमेंशन ऑफ अगर V की बात करोगे तो वो कितनी आएगी आपके पास, यहां से 1 आएगी, ठीक है। सिंपल था ये। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं VNF की। VNF आप पहले से देख चुके हो, VNF आपको पता है n टपल्स हैं ओवर द फील्ड F, तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अगर आप स्टैंडर्ड बेसिस की बात करोगे तो स्टैंडर्ड बेसिस कौन कौन से आएंगे, 1 0 0 अप टू सोन 0 0 1 0 0, और लास्ट वाला क्या आएगा 0 0 0 अप टू सोन 1, ठीक है। और इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, कितने हैं ये, n है। तो इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ अगर आप इसको VNF की बात करेंगे तो वो आपके पास आ गई n, ठीक है। इजी है, बहुत सारे हम क्वेश्चन यहां करेंगे, आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छे से होती जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आया है नंबर 3 PNF। अब PNF क्या है, नोटेशन आपको फिर से यहां क्लियर होनी चाहिए। PNF है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ओवर द फील्ड F, ठीक है। तो PNF में कौन कौन से आएंगे आपके पास, अगर PNF की बात करें तो एक बार PN लिख लेते हैं। कैसे होता है, A0 प्लस A1x अप टू सोन AN(x रेज टू द पावर n), और ये जो सारे AIs हैं ये कहां से हैं, आपके फील्ड से हैं, ठीक है। सो ये आपका PN है। अब इसके स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1x x स्क्वायर x रेज टू द पावर n, ठीक है। तो इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो अपने पास आ जाएंगे 1x x स्क्वायर अप टू सोन x रेज टू दी पावर n, ठीक है। और अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कितनी है इसकी, 1 से काउंट करोगे, देखो n तो ये है और एक ये रहा, तो ये डायमेंशन कितनी हो गई इसकी, n प्लस 1। आर्बिट्ररी कांस्टेंट की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, n प्लस 1, तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट है अपने पास, अगर हम बात करें मैट्रिसेस की, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिसेस का एग्जांपल है 4th वन, m क्रॉस n ओवर द फील्ड F, ठीक है। अब इसकी बात करनी है हमें, स्टैंडर्ड बेसिस के ढूंढने हैं और इसकी डायमेंशन हमें बतानी है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखोगे आप, कोई भी मैट्रिक्स है सपोज m क्रॉस n की, ठीक है। आप इसको मान लोगे यहां से A11 A12 अप टू सोन A1n, सिमिलरली यहां भी लिखोगे A21 A22 अप टू सोन A2n, और ऐसे करते करते लास्ट में आएगा यहां पर आएगा m रोज हैं, तो m1 m2 अप टू सोन amn, ठीक है। ये मैट्रिक्स लिखी। अब हमें इसको कैसे, इसके बेसिस कैसे ढूंढने हैं, तो उसके लिए आप इसको कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हो A11 इंटू 1 0 0 0 0 0, सब ऐसे। जैसे अगर आप बात करें A1 इंटू 1 0 0 अप टू सोन 0 0, और बाकी सब 0, ठीक है। अगला
प्लस A2 इंटू 0 1 0 0 0 ऐसे करके आप लिखोगे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इसका मतलब जो इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं उसमें कौन कौन आएगा। अगर इसके स्टैंडर्ड बेसिस की हम बात करें तो स्टैंडर्ड बेसिस में ये सारी मैट्रिसेस आएंगी, ठीक है। यहाँ पर 1 0 0 अप टू सोन 0 और बाकी सब 0, ठीक है। फिर ऐसे ही सेकंड एलिमेंट 1 बाकी सब 0, ठीक है। और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो अब ये कितने एलिमेंट्स हुए, मतलब डायमेंशन कितनी बनी इस सेट की। अगर डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन कितनी बनी, डायमेंशन ऑफ दिस m क्रॉस n ओवर द फील्ड f, ये कितनी बनी, कितनी मैट्रिसेस आएंगी ऐसी वाली, जितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हर एक बार 1 चेंज हो रहा है, बस 1 यहाँ या फिर अगली बार यहाँ या फिर यहाँ। तो कितने हैं, m क्रॉस n ऑर्डर था तो कितने एलिमेंट्स आएंगे mn, तो इसकी डायमेंशन जो है वो हो जाएगी mn हो जाएगी। नेक्स्ट है 5th वन है अपना f ऑफ x ओवर द फील्ड f। अब आपको नोटेशन यहां से फिर से, ये किसकी नोटेशन है, पोलिनोमियल की, मींस पोलिनोमियल है ओवर द फील्ड f, लेकिन यहाँ डिग्री नहीं दे रखी है हमें पोलिनोमियल की। तो अगर हम f ऑफ x की बात करें, सिर्फ f ऑफ x की बात करें, कोफिशिएंट कहां से आएंगे, फील्ड से आएंगे। तो f ऑफ x हमारे पास कैसा होगा, a0 प्लस a1x प्लस अप टू सोन an x रेज टू द पावर n अप टू सोन, ठीक है। और ये सारे के सारे जितने भी ai's जो आएंगे वो कहां से आएंगे, आपके फील्ड से आएंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहां से कि इसकी जो डायमेंशन आएगी वो आपके पास कैसी आएगी, डायमेंशन आपके पास कैसी आएगी, इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। और इसके बेसिस में बात करोगे तो 1x x स्क्वायर x रेज टू द पावर n अप टू सोन चलता जाएगा। अगर आप बेसिस की बात करोगे यहाँ से 1x x स्क्वायर अप टू सोन x की n अप टू सोन, ये चलता जाएगा, डायमेंशन इनफाइनाइट आ गई। नेक्स्ट है अब आपके पास 6th वन, v ओवर r। अब ये v क्या है, v इज सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। v की आप क्या बोलेंगे, v इज सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। अगर सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसके पास कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होगा, स्टैंडर्ड बेसिस इसके पास नहीं होगा। और अगर डायमेंशन की बात करें तो वो कैसी आ जाएगी, आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 7th c ओवर r, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास, c ओवर r। फील्ड आपकी क्या बनेगी यहाँ पर, रियल नंबर। c कैसे लिखा जाता है, c के एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं आपके पास, x प्लस आयोटा y, ठीक है। और x y कहाँ से आते हैं, आपके रियल से। सो अब आपको इसको लिखने के लिए 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जरूरत है ना, 1 और 1। अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 इंटू एक्स और यहाँ भी 1, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जरूरत पड़ी, हाँ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जरूरत पड़ी। इसका मतलब इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस में आएंगे वो कौन आएगा, 1, और यहाँ पर आएगा आयोटा, ठीक है, क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई करके ये वाला अपना आया था और ये 1 से मल्टीप्लाई करके आ गया था, 2 रियल नंबर्स को। सो अगर हम स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें तो यहाँ पर आएगा 1 और आयोटा। और अगर यहाँ से हम बेसिस की डायमेंशन की बात करें, सो इसकी जो डायमेंशन है c ओवर r की, तो वो हमारे पास हो जाएगी 2 ही एलिमेंट्स आए थे यहाँ। नेक्स्ट है 8th वन, cn ओवर r, ठीक है। अब इसकी बात करें तो cn को आप कैसे लिख सकते हो, n टपल्स आएंगे आपके पास, तो cn में जो अगर ओवर r की बात करें तो cn ओवर r कैसे लिखा जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1, फिर आएगा x2 प्लस आयोटा y2, और ऐसे लास्ट तक आप जाओगे xn प्लस आयोटा yn। और जितने भी ये xi's yi's हैं वो सारे कहाँ बिलोंग करते हैं, आपके रियल्स को। सो xi's और yi's सारे आपके रियल्स से हैं, ठीक है। अब आपको लिखना है, इसको ढूंढने हैं इसके स्टैंडर्ड बेसिस। तो फिर कैसे लिखें अब इनको हम, तो इसको लिखने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हो, x1 इंटू 1 0 0 0 और प्लस y1 इंटू आयोटा 0 0 0, ठीक है, हो गया। पहले वाला मिल जाएगा यहाँ से,
फिर उसके बाद फिर हम चलेंगे x2 के पास, प्लस x2 इंटू 0 1 0 0 0 और प्लस y2 इंटू 0 आयोटा 0 0 0, ऐसे ही लास्ट तक जाओगे। ठीक है, अब कितने एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, कितने हैं ये स्टैंडर्ड बेसिस आपको मिल गए ना, 1 0 0 0 आयोटा 0 0 0, ये सब स्टैंडर्ड बेसिस में आ गए। स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास यहाँ पर आप लिख सकते हो, स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें तो इसमें आएंगे आपके पास 1 0 0 0 0 आयोटा 0 0 0 0, फिर उसके बाद 0 1 0 0 0, फिर 0 आयोटा 0 0 0, और ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट वाला कैसा आएगा, 0 0 0 0 1 और 0 0 0 0 आयोटा। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अगर हम डायमेंशन की बात करें इस सेट की, डायमेंशन ऑफ Cn ओवर R, अगर इसकी बात करें तो कितनी आएगी आपके पास, देखो n तो ये थे और n ये वाले हैं, तो ये कितने हो गए आपके पास, टोटल 2n हो गए, तो ये इसकी डायमेंशन आ गई आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 9, R ओवर Q। ठीक है, फील्ड अपनी रैशनल्स है, तो अब आपको इसकी डायमेंशन बतानी है और इसके स्टैंडर्ड बेसिस बताने हैं। 1 मिनट आप वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखेंगे इसको, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब मैं इसको सोल्व करती हूँ यहाँ। पहले आप ये देखिए कि ये वेक्टर स्पेस है, R ओवर Q वेक्टर स्पेस होता है, नहीं होता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन ही होल्ड नहीं करती है यहाँ, या करती है, वेक्टर स्पेस है या नहीं है, पॉज करके फिर से आप इसका आंसर करेंगे मुझे यहाँ। तो ये वेक्टर स्पेस तो बन जाएगा क्योंकि फील्ड आपके पास सब फील्ड है यहाँ R की, लेकिन इसके पास आपका कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस आपका इसके पास नहीं होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस नहीं आएगा और उसी तरह से इसकी जो डायमेंशन है वो कैसी बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नंबर 10। नंबर 10 है सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। अगर हम बात करें ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n की ओवर द फील्ड R, लेकिन ये मैट्रिक्स कैसी है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आ जाएगी, अगर ये रियल मैट्रिक्स थी तो ऑर्डर कितना था, mn था, अब कितना हो जाएगा वो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो जितनी भी एंट्रीज हैं यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a11 लिखते थे हम, यहाँ पर आप इसको x1 प्लस आयोटा y1 x11 आयोटा y1 ऐसे करके ऐसे आप लिख लेंगे, 2 एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे एक की जगह। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड बेसिस में कौन आएगा, 1 0 0 0, फिर आयोटा जैसे यहाँ पर आया था 1 0 0 ऐसे करके, फिर अगला एलिमेंट हमने लिखा था 0 1, लेकिन अब पहले यहाँ आयोटा लिखेंगे, आयोटा 0 0 0, फिर ऐसे ही 0 1 0 0 0 आयोटा 0 0 0। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स बने, n तो ये थे और n ये हैं, तो कितने हो गए आपके पास, अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन हो जाएगी इसकी 2mn। अब लास्ट एग्जांपल अपने पास है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स ओवर r। अगर pn ओवर r की यहाँ बात कर रहे हैं, और लेकिन ये जो है ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स, डिग्री आपके पास n है इसकी, तो इसके बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जैसे आपने पहले लिखे थे 1x x स्क्वायर x रेज टू द पावर n, तो अब आ जाएगा साथ में इनके आ जाएगा 1 आयोटा x आयोटा x स्क्वायर आयोटा x स्क्वायर अप टू सोन कहां तक जाएंगे, n तक। x रेज टू द पावर n और आयोटा x रेज टू द पावर n। ये तो आपके आ गए बेसिस में एलिमेंट्स, और कितने एलिमेंट्स आए, देखो 1x x रेज टू द पावर n तक, n+1 तो ये और n+1 ये। तो अगर आपके पास डायमेंशन पूछेंगे, डायमेंशन की अगर यहाँ बात करें तो डायमेंशन कितनी आ गई, 2 इंटू n+1। ये इसकी डायमेंशन आ गई। ये एग्जांपल्स तो यहाँ इतने ही थे, अब कुछ और आगे डेफिनेशंस देखते हैं, फिर उनके एग्जांपल करेंगे। आपने इन एग्जांपल से देख लिया होगा कि किसी डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिक्वायर्ड ओवर द फील्ड F टू कंप्लीटली राइट द सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ V। ठीक है,
तो ये आपने अब तक देखा था, इसीलिए इसको हमने एक नोट के रूप में यहाँ लिखा है। अब अगला नोट एक हम देखते हैं, बेसिस ऑफ जीरो स्पेस। आपके पास जीरो स्पेस दे रखा है, आपको ये स्पेस आपका जीरो है तो इसको आपके बेसिस बताने हैं। बेसिस ऑफ जीरो स्पेस, खुद सोच के देखो कि इसके स्पेस में कितने एलिमेंट्स कितने बनेंगे। पहली बात तो ये जो सेट है, जिस भी सिंगलटन सेट में अगर जीरो है तो वो क्या होता है, आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके बेसिस में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, नो बेसिस। ठीक है, नो बेसिस। और अगर बेसिस नहीं है तो फिर डायमेंशन कैसी हो गई, इसकी जीरो हो गई। बस इजी था ये आपके पास, डायमेंशन जीरो हो गई। बेसिस ऑफ जीरो स्पेस की हमने क्या ढूंढने हैं, बेसिस। सो ये लीनियरली डिपेंडेंट है खुद अपने आप में, तो इसके बेसिस में कोई एलिमेंट नहीं आएगा और डायमेंशन कैसी हो जाएगी आपके पास, इसकी जीरो। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ सबस्पेस। If VF is a finite dimensional vector space and W is subspace of VF, then dimension of W is less than equal to dimension of V. आप देख सकते हो इसको, मान लो हमने मान लिया कि बेसिस ऑफ W में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा m करके हमने एलिमेंट्स मान लिए। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है सारे के सारे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ V। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सेट है उसको हम या तो वही बेसिस बन जाता है या फिर हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं V के बेसिस बनाने के लिए। ठीक है, बाय एक्सटेंशन थ्योरम। सो बाय एक्सटेंशन थ्योरम बाय एक्सटेंशन थ्योरम हम क्या कहेंगे कि जो बेसिस ऑफ V हैं वो किससे बड़े हो जाएंगे, बेसिस ऑफ W से। इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर उससे बड़े तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इनको हम एक्सटेंड करके इसके बेसिस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू फाइंड डायमेंशन ऑफ W वेयर W इज ए सबस्पेस ऑफ VF। आइदर फर्स्ट कंडीशन है आपके पास यहां से, वी फाइंड नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट ओवर F, ये आपको पहले से पता है, और if R linearly independent restriction on tuples of V over F has been taken from subspace W, then dimension of W is equal to dimension of V minus R। ठीक है, तो ये वाला तो जो है, जो हम पहले करते आए हैं कि नंबर एसेंशियल को, जैसे भी आप स्पेस के डायमेंशन ढूंढते हो वैसे ही सब स्पेस की ढूंढ लोगे। ठीक है, ये वाला इसके लिए अगर आपको स्पेस के डायमेंशन पता है और सब स्पेस की पूछनी है तो आप सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको माइनस कर दोगे तो उसकी डायमेंशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लें हम यहाँ, स्पेस जो है आपका है R³ ओवर R, इसकी डायमेंशन कितनी है आपके पास, 3। ठीक है, अगर हम बात करें इसका जो सब स्पेस है W, X, Y, Z 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, ये एग्जाम्पल आ गया। अब इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस कितनी हैं, 1, इसकी डायमेंशन कितनी थी, 3। अगर हम डायमेंशन ऑफ W की बात करें, अगर यहां से हम डायमेंशन ऑफ W की बात करें वो हो जाएगी 3 माइनस लीनियरली इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, वो थी रिस्ट्रिक्शन, वो थी 1, तो कितनी आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी डायमेंशन हमारे पास। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला जो मेथड है वो भी आप लगा सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से फिर से इसको लिखा है, अगर यहां से वैल्यूज निकालें तो ये लिखा जाएगा x, y, और यहां से z में इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, इसको इक्वल टू 0 पुट करके, ये आ जाएगी z की -2x माइनस 3y बाय 4। ठीक है, तो वेयर दिस एक्स वाई बिलोंग्स टू R। कैसे एलिमेंट्स आएंगे इसके, इसको लिखने के लिए अगर हम बात करें तो जो इसके बेसिस में एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 1, 0, -1/2, दूसरा आपके पास आ जाएगा यहाँ से 0, 1, -3/4। बस ये इसके बेसिस में एलिमेंट आ गए। तो कितने आए, 2, यहाँ से भी 2। अगर बेसिस ढूंढवाए तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ
सिर्फ डायमेंशन चाहिए तो आप ये वाला एज इट इज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इफ W1 W2 आर सब स्पेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF देन। अब ये रिजल्ट है, आप इसको याद ही कर लेना, इसका प्रूफ काफी लंबा है जो हम यहाँ नहीं करेंगे। सो W1 W2 सब स्पेसिस है किसी वेक्टर स्पेस, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल के हैं, ठीक है। सो VF देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी बनेगी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम यहाँ। नेक्स्ट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये दोनों के दोनों। इफ W1 W2 आर सब स्पेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF देन। सबसे पहले हमें ढूंढना है कि इसकी रेंज कितनी है, किसकी, W1 इंटरसेक्शन W2 की रेंज कितनी हो सकती है। सो कम से अगर कम बात करें तो 0 हो सकती है। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो इसकी मिनिमम रेंज होगी। सो मैक्सिमम ऑफ 0 और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, इनमें से जो भी बड़ा होगा वो इसकी मिनिमम हो जाएगी। और या फिर आपको पता ही है W1 इंटरसेक्शन W2 की रेंज मैक्सिमम कितनी जा सकती है, इन दोनों के मिनिमम के इक्वल, डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 के मिनिमम के इक्वल इसकी मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। उसी तरह से डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की बात करें तो इसकी जो मिनिमम रेंज है वो इनकी मैक्सिमम हो सकती है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। और जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो कितनी जा सकती है, इन दोनों के मिनिमम में। इन दोनों का मिनिमम किसका, डायमेंशन ऑफ V का और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का, ठीक है। तो यहां से इन दोनों रिजल्ट्स को आप ध्यान से देखेंगे और इनको याद भी करेंगे। इसके बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ VF इज अ वेक्टर स्पेस एंड W1 W2 आर इट्स सब स्पेसिस सच दैट डायमेंशन ऑफ V आपको दे रखी है 2017 एंड डायमेंशन ऑफ W1 इज दिस एंड डायमेंशन ऑफ W2 इज दिस। सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 आपको देखनी है। सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की रेंज कितनी है, जो पीछे आपने रिजल्ट देखे थे उसके अकॉर्डिंग इसकी जो मिनिमम रेंज है वो होनी चाहिए मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 एंड W2। W1 और W2 की जो है उनमें से जो मैक्सिमम है वो यहाँ आएगा। तो इसका मैक्सिमम कितना है 1947। सो ये इसकी इधर वाली रेंज आ गई। सेकंड, इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है हमारे पास मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ V एंड डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ V हम ले लेंगे, यहाँ उनका मिनिमम लेना था। सो ये हो गया 2017। सो जो ऊपर रिजल्ट थे एज इट इज उनको अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी आ गई। सिमिलरली आप डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की भी यहाँ ढूंढ सकते हो, ठीक है। सो इस लेसन के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स इससे डायमेंशन और बेसिस से रिलेटेड, और अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोसेट्स का, वो हम करेंगे, और क्वोशंट स्पेस का है वो हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेसन्स पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक और डिसलाइक कीजिए अकॉर्डिंगली। पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आते हैं तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट में बताइए क्या चीज पसंद है और क्या चीज आपको नहीं पसंद है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जैसे ही मैं नया लेसन ऐड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कर सकते हैं जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है लर्नर्स। ओके देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।